Yes, start with chapter number 3, Accounting Principle, Concept and Assumptions. क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल गाइडलाइंस कह सकते हैं आप लोग, रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो समराइजिंग में आते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले अपन लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। दीज प्रिंसिपल्स आर थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग on the basis of which financial statements are prepared. They are guidelines for preparing the financial statement. ये सिंपली क्या कह सकते हैं आप, गाइडलाइंस हैं या बेसिस हैं जिसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे और वो सब चीज़ें। तो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं कुछ इसमें। दे आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बोला जाता है इनको? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या इसको सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल का रेफरेंस मैंने आपको जब कैपिटल पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 बेसिस ऑफ अकाउंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में, तब भी डिस्कस किया था हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को क्या माना जाता है, सेपरेट माना जाता है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को तो यही लगता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को क्या माना जाता है, सेपरेट सेपरेट पर्सनस माना जाता है। तो इसी वजह से जब बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। और देखिए बिजनेस और बिजनेसमैन यानी ओनर और जो बिजनेस है उसके बीच में मेनली दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक तो बिजनेसमैन यानी ओनर बिजनेस में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, या फिर वो पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है, पैसा विड्रॉल करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस जो है अपने ओनर से क्या माना जाता है, सेपरेट माना जाता है। देयरफॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। बाय दिस प्रिंसिपल द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि कैपिटल जो होती है उसको क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हमने काफ़ी पढ़ा है कि हम लोगों ने बोला था कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन जिसको किस में कंसीडर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में, उसको क्या करना है, आपको इस तरीके से रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना है कि हमको फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हो सकें, पता चल सकें। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल हो। अगर मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है आपने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, हम लोग मेज़र कर सकते हैं। मनी टर्म्स में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस मेज़र होते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, सैलरी का पेमेंट है, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस का पेमेंट है, परचेज करिए आपने कोई असेट, या मान लीजिए सेल करिए कोई असेट, किसी तरह की इनकम आपको रिसीव हुई है, अक्रूड हुई है, तो ये सब मनी वर्थ ट्रांजेक्शन बोले जाते हैं जिनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आगे क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको आप मनी वर्थ में कंसीडर नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, कोई की पर्सन अगर आपका है, अगर उसकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से बिजनेस को इफ़ेक्ट तो होगा बिजनेस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो देखिए दो प्रिंसिपल्स अभी तक अपन ने डिस्कस किए। पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को क्या माना जाता है, सेपरेट सेपरेट पर्सन माना जाता है, और इसी की बेसिस पे कैपिटल को क्या माना जाता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है।
जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, तो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या, कि जो ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में मेजरेबल हैं उन्हीं को ही क्या करा जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको मनी टर्म्स में हम मेज़र नहीं कर सकते उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जैसे फैक्ट्री लॉकडाउन है, लेबर की स्ट्राइक है, की पर्सनल की डेथ है, ये सब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, आप चाहे जितने एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3 यानी प्रिंसिपल नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हमने बोला था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिजल्ट जो निकालने हैं आपको किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम का निकालना है, तो पीरियड ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, तो पीरियड ऑफ टाइम जो जनरली होता है वो कितना होता है बेटा, 1 ईयर होता है। पर पीरियड ऑफ टाइम यानी अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 साल से कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। नॉर्मली कितना होता है, तो 1 ईयर का होता है, बट अकाउंटिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है और लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है। तो क्या लिखा है देखिए आपने, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इन द स्मॉलर पार्ट्स और पीरियड्स सो द परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन रेगुलर इंटरवल्स। यही चीज़ ना कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, या कितनी असेट्स या कितनी लाइबिलिटीज़, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया, अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट लगाया। तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है, 1 ईयर का। ये 1 साल से कम भी हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है और लेस देन 1 ईयर भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है आपको, क्योंकि अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है कब, 31 मार्च में। एक एग्जांपल के लिए हम लोग लें, जैसे इस साल का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो उसका ईयर एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 में। ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। एक कैलेंडर ईयर होता है जो आप सबको मालूम है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर से स्टार्ट होता है और एंड होता है कब, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एक एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2020 से अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो वो एंड होगा कब, 31 मार्च 2021 को। ये है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ऐसा बोला गया कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो सभी हम लोगों को क्या करनी है, तो जो भी यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको आपको प्रॉपर मैनर में क्या करना है, डिस्क्लोज करना ही करना है। कुछ भी छुपाना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, बिजनेस की जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के डिसीजन को चेंज कर सके, जो सिग्निफिकेंट है उस बिज़नेस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज़फुल है, जो रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसके लिए यूज़फुल है तो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को हमको छुपाना नहीं है, प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उनसे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अटैच करके आपको क्या करना है, यूज़र्स को वो प्रोवाइड करवाना है। ये फुल डिस्क्लोजर, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही हमको क्या करना है, उनको प्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या लिखा है आपने, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all the relevant and significant information to the financial statement of an organization should be fully disclosed to the users of financial statement। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनको क्या करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है। इट विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है क्या, मटीरियलिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल relevant and material transactions are recorded under their separate head, whereas those transactions which are not so relevant या material are recorded under a common head। देखिए क्या है
कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस से जेरोक्स का एक्सपेंसेस है वो बहुत रेलेवेंट है, ठीक है, और कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें फूड बिवरेजेस वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं या मैं बोलूँ मील एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब दो अलग अलग बिजनेस हैं और दोनों अलग अलग बिजनेस में एक्सपेंसेस अलग अलग सेपरेट कर दिए गए, यानी इम्पॉर्टेंट जो है अलग अलग हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट बिजनेस के लिए जेरोक्स एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है और सेकंड जो बिजनेस है उसके लिए मील एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बिजनेस के लिए जेरोक्स एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है लेकिन मील एक्सपेंसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेकंड बिजनेस के लिए मील एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है लेकिन जेरोक्स एक्सपेंसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब फर्स्ट बिजनेस में क्या होगा, जो जेरोक्स एक्सपेंसेस है उसको सेपरेट हेड के नाम, सेपरेट हेड में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। सेपरेट हेड का मतलब वो जो एक्सपेंसेस है उसको उसी के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे जेरोक्स एक्सपेंसेस है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसको जेरोक्स एक्सपेंसेस के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और फर्स्ट बिजनेस में जो मील एक्सपेंसेस है जो इतना रेलेवेंट नहीं है उसको रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से बिजनेस नंबर जो सेकंड है वहाँ पे मील एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो मील एक्सपेंसेस को सेपरेट हेड में उसको उसी के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी मील एक्सपेंसेस के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सेकंड बिजनेस में जेरोक्स एक्सपेंसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में यही लाइन बोली है कि अ ट्रांजेक्शन में बी रेलेवेंट फॉर द वन ऑर्गेनाइजेशन बट मे नॉट रेलेवेंट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक एक्सपेंसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही एक्सपेंसेस किसी दूसरे बिजनेस के लिए भी क्या हो, रेलेवेंट हो। तो आपको बस इतना याद रखना है क्या, मटेरियलिटी प्रिंसिपल में, कि जो एक्सपेंसेस हमारे लिए मटेरियल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेट हेड में रिकॉर्ड करेंगे, उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और जो एक्सपेंसेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम क्या करेंगे, तो अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम या मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्री इनकम के नाम से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो 5 कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े। पहला, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है, मैं और मेरा बिजनेस यानी बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या माने जाएंगे, अलग अलग माने जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, और पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है इस वजह से ये एप्लीकेबिलिटी है। फिर पॉइंट नंबर 2 जो था वो था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने जो मनी मेजरेबल हों। ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी में मेज़र नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि हमने जो हमारा बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि उन पार्ट्स का हम लोग क्या कर सकें, फाइनेंशियल रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें। और नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है। इट मे बी मोर देन 12 मंथ्स और मे बी लेस देन 12 मंथ्स। फिर फुल डिस्क्लोजर, जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव टू कम्युनिकेट विद यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी छुपाना नहीं है, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना है, बायसनेस नहीं यूज़ करनी है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसी इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से हमको उनको प्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जो सिग्निफिकेंट रेलेवेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको उनके सेपरेट हेड में उनके नाम से ही रिकॉर्ड किया जाए, और ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम जो है उनके नाम से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक लाइन और है इसमें कि कोई एक्सपेंसेस किसी बिज़नेस के लिए रेलेवेंट हो सकता है लेकिन वही एक्सपेंसेस किसी दूसरे बिज़नेस के लिए रेलेवेंट हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।